मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं सकीना इत्तू, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सकीना जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि रिजर्वेशन का जो इशू है, और कई दिनों से हमने लगातार देखा है, और असेंबली में भी इस मसले पे उठा था, और फिर आपने सब कमेटी बनाई थी, खुद आप उसकी चेयरपर्सन है। सीएम साहब ने ये कहा था कि कुछ दिनों में जब ये इलेक्शन चल रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। सब कमेटी ने भी इसको अप्रूव किया, आपकी तरफ से जो कैबिनेट को गया था उसको अप्रूवल हुआ था। आखिर ये डिले क्यों हो रहा है? लोग जानना चाहते हैं इस वक्त पूरे जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में जो युवा है वो भी ये जानना चाहता है कि कब तक ये रिजर्वेशन का इशू जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, सही बात है। जब से सरकार बनी तो इसके बाद जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ तबके से लोगों ने जो है सरकार को दिए हैं, और जिसको फिर सरकार ने एग्जामिन किया है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक सब कमेटी बनाई है, और सब कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ, और भी मेरे दो साथी हैं, सतीश जी और जावेद साहब। तो हम तीनों ने इसमें कई मीटिंग्स की हैं, जिसमें लॉ सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी भी थी। तो एक रिपोर्ट हमने बहुत पहले सबमिट की थी, विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो था उसको सबमिट करके भेज दिया, और वो फिर लॉ डिपार्टमेंट को गया वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कुछ उन्होंने कुछ क्वेरीज उठाई थी, और फिर उसमें टाइम लगा। ये लोग कहते हैं कि टाइम लगा रहे हैं, टाइम कुछ भी नहीं लगा। जब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सब कमेटी बनाई, और सब कमेटी को जो टाइम दिया गया था वो 6 महीने दिया गया था, और विद इन 6 मंथ्स जो है हमने उससे पहले 2 दिन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी, और सबमिट करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने इस पे कोई क्वेरीज उठाई, और उन क्वेरीज का जवाब देने के लिए फिर इसमें जो है टाइम, मतलब हर चीज़ को देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। फिर उसमें कई मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स के बाद फिर ये रिपोर्ट तैयार की, और अब वो रिपोर्ट ऑलरेडी गई है, अंडर प्रोसेस है। लोगों को इसमें घबराना नहीं चाहिए, और जिस चीज़ के लिए जिन लोगों ने, जो हमारे यूथ है जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, उनके साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और जो सरकार ने उस वक्त सब कमेटी बनाई है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, और इस चीज़ को सही तरीके से एड्रेस किया गया है, और बहुत जल्द जो है ये रिपोर्ट जो है, जो क्वेरीज की जवाब जो था, जो इसमें मीटिंग्स की गई हैं, जो ये वापस रिपोर्ट जाएगा इंशाल्लाह कैबिनेट में, वहां से फिर ये अप्रूव होगा। आपने बहुत जल्द की बात कही। जो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो यूथ की तरफ से ये कह रहे हैं कि फिर एजिटेशन भी हो सकती है। फिर जैसे मैं आगरउल्ला की बात ही करूंगा, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम का, युवा आगरउल्ला की बात तो अपनी जगह है, लेकिन आम युवा भी ये कह रहा है कि टाइम फ्रेम कब तक होगा, कब तक ये सार्वजनिक किया जाएगा, कब तक ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने सबमिट किया है, रिपोर्ट भी पास हुई है, तो कब तक ये होगा? मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार के पास जवाब पूछे या ना पूछे, हम लोगों के सामने जिम्मेवार हैं, और लोगों के सामने पहले अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दें हैं, उसके बाद लोगों के सामने जवाब दें। उन लोगों के सामने जवाब दें जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें एतमाद दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, अपना एतमाद दिया है, और उस एतमाद पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। 6 साल पहले जब ये मसला हुआ है, जब ये नौजवानों को हक छीना गया है, जब ये ज्यादतियां हुई थी, उस वक्त तो किसी फर्द ने इस पे सवाल नहीं पूछा है, किसी ने इस पे पॉलिटिक्स नहीं की, जबकि करना चाहिए, जब उस वक्त जवाब लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त किसी ने जवाब नहीं लिया है। लेकिन जो हमारा काम, हम अपना काम बखूबी जानते हैं, हमें कैसे काम करना है, और उस काम को हम बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिगार्डिंग सब कमेटी के जो रिजर्वेशन इशू को एग्जामिन करने का, वो ऑलरेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस पे
कैबिनेट में फिर जो है आएगा और फिर ये लोगों के सामने। क्या आप युवाओं को, जो यूथ है, उनको आप क्या कोई पैगाम देना चाहती हैं कि वो सियासत में ना आए, उस पर सियासत जो कर रहे हैं उनको, उनसे बचे, या आपको लगता है कि कई लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसमें दम है? क्योंकि आप भी मानती हैं कि जो जेन्युइन चीज है वो होनी चाहिए, और ये आप एश्योर भी करती है, लेकिन इस पर सियासत बहुत हो रही है और युवाओं को फिर एक तरह से मोबिलाइज किया जा रहा है कि वो एजुटेशन आगे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा यूथ है वो बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप पीछे जो स्टेटमेंट है उन लोगों के जो आज बात कर रहे हैं इस इशू पे, जो सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर आप पीछे उनके स्टेटमेंट्स, उनके बयानात, उनके ट्वीट, उनके बाकी चीजें फेसबुक पे, उनको अगर 3 साल पहले आप देखेंगे उनका जवाब उसी में है। लेकिन जहां तक नौजवानों का ताल्लुक है, परेशान है, डिप्रेशन में है, आपके पास कोई वसाइल नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे बेकार बैठे हैं, ड्रग एडिक्शन हो गया है जवानों में क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास प्राइवेट में कोई इस तरह की सुविधा नहीं है जहाँ कोई पढ़ाई करके फिर प्राइवेट सेक्टर में जा सके, वो आपके पास नहीं है। एक मुश्किल हालात से हमारा नौजवान गुजरा है पिछले 20 बरसों ने, उसने जो तबाही और बर्बादी देखी है वो काफी डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं फिर भी उनको मुबारकबाद देती हूँ जो हमारा नौजवान है, फिर भी उन्होंने इस मुश्किल हालात में इतने पढ़ाई की, माँ बाप ने भी मुश्किलें झेली हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है। लेकिन अब जो हैं जिनका मेरिट है, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके साथ कभी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इंशाल्लाह हमारा ताउन, जो हमारा सपोर्ट जो है वो उनके साथ है। और जो ये इशू है रिजर्वेशन का, मैं नौजवानों को क्या नसीहत करूंगी, वो समझदार हैं, हर चीज को बखूबी समझते हैं, उनको कोई वर्गिला नहीं सकता है, उनको कोई यूज नहीं कर सकता है। वो कोशिशें तो बहुत पहले भी की गई थी जहां मुखालिफों ने कहा था कि हम आपके हमदर्द हैं, लेकिन उनको पता है कि उन मुखालिफों का क्या रोल रहा है। 2014 के बाद उन्होंने किस तरह तबाही और बर्बादी की है, लेकिन उन्होंने कभी रिजर्वेशन के इशू पे बात नहीं की, कभी ये इशू उठाया नहीं। आज अगर वो उठा रहे हैं, उनके पास हमदर्दी नहीं है, सिर्फ सरकार को क्रिटिसिज्म करने का मौका है। लेकिन मुझे यकीन है हमारे नौजवान भाई जो है वो हर चीज को बेहतर समझते हैं और वो इंशाल्लाह उनको भरोसा है कि जो सरकार ने सब कमेटी बनाई है रिजर्वेशन इशू को हैंडल करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, वो उसको बखूबी हैंडल किया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है जब कैबिनेट में आएगा ये इशू तो उनको खुद उस टाइम जो है यकीन हो जाएगा। मैम, एक और सवाल है, क्योंकि आप हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में भी है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो इशू है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसको रीजनल बेसिस पे और रीजन और रिलीजन बेसिस पे भी बात हो रही है। क्या कहेंगे, आपका टेक इस पे क्या है? ये तो मुझे लगता है इसको कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में बहुत नीचे गिरना, पॉलिटिक्स की भी नीचे गिरने की भी कोई हद होती है। लेकिन अब इंसान हद से अगर गिर जाए अपने काम करने के तरीके से तो वो मेरे ख्याल से उसको बदकिस्मती कहेंगे, अनफॉर्चुनेट कहेंगे। क्योंकि बच्चे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, चाहे वो जम्मू के बच्चे हों चाहे वो कश्मीर के बच्चे हों, हमें उनमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए, चाहे वो किस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हमें उनकी तालीम पे ध्यान देना और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम जो है उनको फराहम कर सके। माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पे अगर बच्चों को एडमिशन मिला है, एज पर मेरिट मिला है, किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं दी है, ना इनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया है, उनको कोई फेवर नहीं किया गया है, उनको अपने मेरिट के मुताबिक वहां पे सीटें मिली है। और इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है ये एक मतलब नीचे गिरने की एक अलामत है। अगर आप बच्चों के ऊपर भी सियासत करेंगे, माता वैष्णो देवी में मुसलमान नहीं जाते हैं, कई मुसलमान वहां भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, कई मुसलमान वहां पे भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है। जम्मू के बच्चे कश्मीर के जीएमसी में अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, कश्मीर के बच्चे जम्मू के जीएमसी में या जम्मू के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की डिग्री नहीं करते हैं, या जम्मू के बच्चे, उधमपुर के बच्चे कश्मीर में नहीं आते पढ़ने के लिए। सिर्फ जम्मू के लिए नहीं बल्कि बाहर के बच्चे के लिए, जब से ये पीडीपी की मेहरबानी की वजह से ये जो हमें होता था नीट जम्मू कश्मीर को, अब ये नीट होता है हमें पूरे इंडिया के साथ। पहले जम्मू कश्मीर का अलग होता है, लेकिन अब
राजस्थान से बच्चे नहीं आते यहाँ एमबीबीएस करने के लिए, तो इसमें क्या पॉलिटिक्स करनी चाहिए? एक अपने वोट बैंक को इस तरह कायम रखने की बात होती है, उसी को देख के ये चीजें जो है की जाती है। मुझे लगता है ये बहुत गलत है और इसको मैं समझती हूँ जितना भी इसके लिए अफसोस कहा जाए वो कम है। इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स करो, लोगों को मुश्किलात है, जम्मू के लोगों को परेशानियां आई है, फ्लड में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाही हुई है, नुकसान इतना हुआ है, घर बह गए, लोग दरबदर हो रहे हैं, उसके लिए पॉलिटिक्स करो। उसके लिए उनके पास कोई है ही नहीं, कोई पैकेज नहीं है। दिल्ली से जाके सरकार से पैकेज मांगो उनके लिए, उनके मकान नए से बनवा, वो तो उनके पास है नहीं बीजेपी के पास। और अब वो करने लगे हैं लोगों का अटेंशन डाइवर्ट, वो करने लगे हैं माता वैष्णो देवी की तरफ। वहां मुसलमान बच्चे क्यों आ गए, वो क्यों वहां पढ़ाई करते हैं? अगर मुसलमान बच्चे हैं वो कल अगर डॉक्टर बनेंगे, किसका इलाज करेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों का इलाज करेंगे, चाहे वो किस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर ने कभी मजहब नहीं देखा है, और डॉक्टर को पहले ही जब ये ओथ दिया जाता है कि मजहब के नाम पे आप किसी का इलाज नहीं करेंगे, बिना मजहब के लिहाज पे आप सबका इलाज करेंगे। एज आपके पास अगर कोई आता है एज इंसान जो है उसको आप इलाज करेंगे इंसानियत के तौर पे, ना कि ये चीजों के तौर पे। लास्ट में आपसे डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछूंगा। आपके डिपार्टमेंट्स हेल्थ भी है, आपका सोशल वेलफेयर भी है, आपका एजुकेशन भी है। तो आपने असेंबली में बहुत बातें की थी, क्या उस पे आप खरे उतर रही हैं आज तक, और क्या आगे करने जा रही हैं? मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। मैंने कभी बातों पे यकीन नहीं रखा है, और जब से मैंने ये डिपार्टमेंट संभाले हैं, डिपार्टमेंट की क्या बात है, जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमने जीरो से स्टार्ट किया है। यहाँ पे इतनी तबाही और बर्बादी हुई थी जिसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उमर अब्दुल्ला साहब के सपोर्ट ने इन डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो बजटरी सपोर्ट हो, चाहे वो हेल्थ के डिपार्टमेंट को हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, डिसेबिलिटी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, मैरिज असिस्टेंस की बात हो, उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे क्वालिफिकेशन बार को बाहर निकालने की बात हो, चाहे डॉक्टर्स कमी की बात हो, चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे उन हॉस्पिटल्स को फंक्शनल करना जो एक साल से, दो साल से 20 लाख, 15 लाख की बजट की वजह से पेंडिंग रखे गए। कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स खोले गए लेकिन उनको कोई सैंक्शन नहीं है। कोविड के दौरान इक्विपमेंट्स लाए गए, एक जगह पे रखे गए, उनका कोई यूज नहीं है। हजारों करोड़ों रुपया में मशीनरी को बर्बाद किया गया, इक्विपमेंट्स को बर्बाद किया गया, एजुकेशन सेक्टर को डिफेंग बनाया गया जिसमें ना कोई कहीं पे आपको रैशनलाइजेशन थी, ना कोई ट्रांसफर पॉलिसी पे काम किया गया, ना कोई प्रमोशन पे काम किया गया, ना कोई डीपीसीज हुई। इस सरकार को मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देती हूं। जब से ये सरकार बनी है डीपीसीज हुए, जितने भी प्रमोशंस होने थे वो प्रमोशन हो गए। जो जहां आपका सीओ नहीं था, जहां आपका जडीओ नहीं था, जहां आपकी बिल्डिंग्स डिफेंग पड़ी थी उनको फंक्शनल किया गया, जहां आपको फर्स्ट टाइम पे सीपीडब्ल्यूज को रेगुलराइज किया गया। ये हिस्ट्री में पहली बार है। इसको तो हमारे मीडिया के भाई हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन जहां उनको कहीं कमी लगती है उसको हाईलाइट करते हैं। हजारों की तादाद में इक्विपमेंट्स गए, कैथ लैब गए, एमआरआई गए, एक्सरे मशीन नहीं थे हमारे पास, और डॉक्टर्स हो या टीचर्स हो उनको अकाउंटेबल बनाया गया है। वो इस सरकार की जो है मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और हमने इस साल में इस अचीवमेंट को पूरा किया है और आगे भी इंशाल्लाह काम। 509 नए डॉक्टर्स हमने लगाए हैं जिनको दूर हार्टफ्लंग एरियाज में गए हैं। वो हार्टफ्लंग एरिया में गए, बिल्कुल जहां नहीं गए, किसी ने नौकरी छोड़ के रिजाइन किया तो उसको हम बंद तो नहीं कर सकते हैं। ये चीजें भी हैं जिनको फेस करना पड़ता है। शुक्रिया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।